मुझे उल्टी आ रही है सब कहते हुए। मुझे शर्म आती है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। भारत के अंदर भारत रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदेगा। ये कौन तय करेगा? एप्स्टीन गैंग। मोदी जी के संबंध एप्स्टीन से हरदीप पुरी के साहब के थ्रू डायरेक्ट हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। तो ये भारत के लिए भी बड़े दुख की बात है। लेकिन इल्जाम लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को किडनैप करके उनका रेप किया जाता था, मतलब पूरे इंडस्ट्रियल लेवल पे। रेप के अलावा उनके मर्डर किए जाते थे, उनका खून निकाल के पिया जाता था। जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनको माँ के पेट से निकाल के काट काट के खाया जाता था। उनकी अंदर से हार्मोन्स हार्वेस्ट किए जाते थे, बच्चों को डरा के उनके अंदर से जो उनके हार्मोन्स बनते थे उनको हार्वेस्ट किया जाता था, जिससे उसको वो कंज्यूम करते थे, बलि देते थे बच्चों की, बच्चे और बच्चियों की। ये सब काम एप्स्टीन गैंग के लोग कर रहे हैं, ये इल्जामात लगे। हम शुरुआत करते हैं भारत से। 1947 में भारत के टुकड़े किए गए। किस वजह से? इस वजह से कि ये एप्स्टीन का कार्यक्रम चलता रहे, और इसमें बहुत सारे बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी हैं। असली चेहरे अभी धीरे धीरे खुल के निकल के आ रहे हैं कि असली एप्स्टीन की कार्रवाई हो क्यों रही है, उसके पीछे कौन लोग। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निजामी। पूरी दुनिया में इस वक्त एक दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से ईरान के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से, बदले में ईरान ने भी जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई अपनी की हुई है। वो सारे देशों पर जो है जहां पर अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं उनको उड़ाने में लगा हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त खौफ का माहौल है और ईरान बेहद उग्र है और अपना बदला लेने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है। दिल्ली में आज कई जगहों पर प्रदर्शन होना था अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में। दिल्ली के जामा मस्जिद पर भी होना था और भी दूसरी जगहों पर होना था, जिसको दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे। महमूद प्राचा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्राचा साहब, पूरी दुनिया में इस वक्त जो चल रहा है किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहले आपने एक बात कही, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भय का जो माहौल बना हुआ था वो कम होता जा रहा है, और उसका सारा श्रेय ईरान को जाना चाहिए। एक भय का माहौल जो ये देखिए, इस वक्त दुनिया में दो ग्रुप्स बन चुके हैं, सीधे सीधे साफ बीच में से लाइन खींच के। एक तरफ एप्स्टीन का ग्रुप है और एक तरफ आयतुल्लाह का ग्रुप है, आयतुल्लाह खमेनी साहब। एक तरफ इजराइल और अमेरिका जो की एस्टैब्लिशमेंट है, या वहां पे जो एक गैंग चल रहा है एप्स्टीन गैंग, वो टीम है, और दूसरी तरफ उसके सामने आयतुल्लाह साहब की टीम है जो ईरान रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया ऐसे बीच में से बटी हुई है। और खुशी की बात यह है कि एप्स्टीन गैंग जो है हार रहा है और आयतुल्लाह का जो साइड है वो जीत रही है जी। और इसके साफ सबूत अब पूरी दुनिया के सामने साफ नजर आ रहे हैं। और जो लोग भी एप्स्टीन के साथ कनेक्शन रखते हैं या उसका समर्थन करते हैं और उसके समर्थक हैं, वही हैं जो ईरान के समर्थन में किसी को प्रोटेस्ट करने से, किसी को आवाज उठाने से रोकते हैं। अब भारत में भी एप्स्टीन गैंग ने अपने पंजे गड़ा रखे हैं, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हरदीप पुरी साहब की है, जो 2008 के बाद, देखिए एप्स्टीन ने क्या क्या गंदे और घिनौने काम किए, और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ ट्रंप साहब का भी खुल के नाम आ रहा है, यूएस के कई प्रेसिडेंट्स का, बहुत सारे जो यूके है, इंग्लैंड है, वहां के प्रिंस एंड्रयू का भी, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का, यानी कि उनकी वाइफ का, खास तौर पे प्रिंस एंड्रयू की वाइफ जो प्रिंस सैरा कहा जाता है जिन्हें, उनका भी बड़े लेवल पे नाम आ रहा है। बिल गेट्स का नाम बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है। एप्स्टीन गैंग है क्या? क्या क्या इल्जाम लग रहे हैं उनके ऊपर, जिनकी कोई सफाई वो दे नहीं पा रहे। 6 लाख फाइलें अमेरिका में रिलीज होने के, जो वहां की पार्लियामेंट है उसने रिलीज करने के लिए आदेश किए। 6 लाख फाइल्स, उसमें से 3.5 लाख ही रिलीज हुई हैं, 2.5 लाख अभी तक रिलीज नहीं की है गैर कानूनी तौर से। उसमें एलिगेशंस क्या लग रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और सबूतों के साथ एलिगेशंस क्या लग रहे हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स और ईमेल्स में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उसमें इल्जाम क्या क्या लग रहे हैं।
वो देखने की बात है। इल्जाम लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को किडनैप करके उनका रेप किया जाता था, मतलब पूरे इंडस्ट्रियल लेवल पे। रेप के अलावा उनके मर्डर किए जाते थे, उनका खून निकाल के पिया जाता था, जिंदा बच्चों को जला जला के काट काट के खाया जाता था। ये इल्जामात हैं। जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनको माँ के पेट से निकाल के काट काट के खाया जाता था। उनकी अंदर से हार्मोन्स हार्वेस्ट किए जाते थे, बच्चों को डरा के उनके अंदर से जो उनके हार्मोन्स बनते थे उनको हार्वेस्ट किया जाता था, जिससे उसको वो कंज्यूम करते थे, बलि देते थे बच्चों की, बच्चे और बच्चियों की। ये सब काम एप्स्टीन गैंग के लोग कर रहे हैं, ये इल्जामात लगे। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खमेनी और आयतुल्लाह खमेनी साहब ने जो एक मॉडल दिया ईरान का, वो उसमें भी कहा जाता है कि वो औरतों पे बहुत जुल्म करते हैं, हिजाब पहनाते हैं। हिजाब पहनाने की जबरदस्ती करने के इल्जामात ईरान की रजीम पे लगते हैं। अब हिजाब जबरदस्ती अगर इल्जाम को सही भी मान लिया जाए, दोनों इल्जामों को सही मान के चलते हैं, तो क्या क्या मॉडल्स निकल के आते हैं। एक तरफ जबरदस्ती हिजाब पहना के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फाइटर पायलट्स, प्रोफेसर्स, हर शोबे में हिजाब पहना के बनाया जा रहा है, जबरदस्ती इल्जाम को तस्लीम कर लिया जाए। दूसरी तरफ बच्चियों के और बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें काट काट के खाया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है कि वो ये सब हरकतें करें और भी बच्चे बच्चियों को इकट्ठा करके लाएं। ये दो मॉडल हैं। अब ये दुनिया के सामने कौन सा मॉडल चुनना चाहते हैं, या इसका कोई बीच का रास्ता, और वो बीच का रास्ता भी अगर होगा तो वो क्या ईरान की तरफ वाला होगा या एप्स्टीन की तरफ वाला होगा। ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब दोनों एप्स्टीन गैंग के मतलब मेन मेंबर्स में से माने जाते हैं, ये इल्जामात हैं। अब ये दुनिया को फैसला करना है कि वो अपने बच्चे और बच्चियों का भविष्य किस मॉडल के तहत का पालन करके करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से लगातार ये युद्ध की कार्यवाहियां हो रही हैं, बैकफुट पर जो है अमेरिका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार उसने जो है जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर एक माहौल बनाया हुआ था पिछले कई दशकों से, वही पैटर्न जो है उसी तरीके से अब ईरान के अंदर वो करने की जो है कोशिश कर रहा है। किस हद तक जो है ये लड़ाई जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, लड़ाई में पहली चीज ये होनी चाहिए अच्छाई की तरफ कौन है और बुराई की तरफ कौन है। वो मैंने आपको एप्स्टीन गैंग का एक हवाला देके समझाने की कोशिश की है। फैसला मैं आपके दर्शकों पे छोड़ना चाहता हूँ। दूसरी बात यही है, एप्स्टीन गैंग जो है ये आज का तो है नहीं। 2008 के बाद जिन लोगों ने उससे ताल्लुकात रखे, जो भी इजराइल गए भी, वो तो इसी मंशा से गए कि वो भी एप्स्टीन जैसा कुछ करना चाहते थे। हरदीप पुरी साहब के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं, मोदी जी के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं, वो यही लग रहे हैं कि 2008 में जब उन्हें सजा ही हो गई थी एप्स्टीन को यूएस में, तो सबको पता लग गया था ना वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ये तो हो गई एक बात। अब ये एप्स्टीन गैंग इजराइल और अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है, वहां की जनता नहीं, अमेरिका की 80% जनता ये युद्ध नहीं चाहती थी। उसके बावजूद भी ये युद्ध एप्स्टीन गैंग की वजह से किया गया। ठीक है, तो अमेरिका की जनता के साथ सबसे पहले, इससे पहले कि मैं उनकी और कार्रवाइयां बताऊं, ईरान के ऊपर तो क्या इल्जामात लगते हैं हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने का। हिजबुल्लाह क्या काम कर रहा है, वो अपनी जमीन जो जिसपे उसे गुलाम बनाना चाहता है, ये एप्स्टीन गैंग इजराइल का, यहूदियों का नहीं, जायनिस्ट का, उसके खिलाफ लड़ रहा है अपनी आजादी के लिए। हमास इस्लामिक जिहाद जो उनकी जमीन है, जहां उन्होंने जायनिस्ट इजराइलियों को पनाह दी थी कि आओ हमारे घर में कुछ भूखे मर रहे हो, तुम खाना खा लो, उसी घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपना घर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, यही इल्जामात है ना। अब ये एप्स्टीन गैंग जो उससे एप्स्टीन से पहले भी बहुत सारे एप्स्टीन रहे हैं, वो गैंग क्या करता आ रहा है। हम शुरुआत करते हैं भारत से। 1947 में भारत के टुकड़े किए गए, किस वजह से? इस वजह से कि ये एप्स्टीन का कार्यक्रम चलता रहे, और इसमें बहुत सारे बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी हैं। असली चेहरे अभी धीरे धीरे खुल के निकल के आ रहे हैं कि असली एप्स्टीन की कार्रवाई हो क्यों रही है, उसके पीछे कौन लोग हैं, रॉकफेलर्स, ये सब चीजें अभी खुल के धीरे धीरे आ जाएंगी। तो 1947 में अगर भारत को तकसीम नहीं किया जाता इन एप्स्टीन गैंग के लोगों द्वारा, जिसमें आरएसएस के लोग भी शामिल हैं और जिन्ना साहब भी एक एप्स्टीन गैंग के मेंबर ही थे, ये बात अब खुल के धीरे धीरे सामने आ ही जाएगी। जो उनकी हरकतें थी वो भी एप्स्टीन वाली ही हरकतें थी सारी। अब
आगे चलते हैं हम, तो अगर 1947 में भारत एक रहता तो आज ना चाइना इतना ताकतवर होता, ना अमेरिका, ना यूरोप, भारत सबसे ताकतवर देश होता दुनिया का, और सब जगह इंसाफ और बराबरी से भारत के लोग काम कर रहे होते। ये दुनिया का नक्शा होता अगर भारत के टुकड़े ना किए जाते। तो सबसे पहला इस एप्स्टीन गैंग का हमला तो भारत पे ही हुआ 1947 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद फिलिस्तीन जो है उस पे हुआ हमला, जहां पे सारे एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स जी मतलब पनाह लेने के लिए गए, और फिर वहां पे जो किया वो पूरी दुनिया के सामने है। उसके बाद नंबर ईरान का आया। वहां पे मुसद्दिक साहब एक प्राइम मिनिस्टर थे, लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको हटा के अमेरिका ने एक ऑपरेशन करके, क्योंकि उनका क्या कहना था मुसद्दिक सरकार का जो ईरान में थे, कि हम अपना पेट्रोलियम जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम को नहीं लूट के ले जाने देंगे, ईरान का पेट्रोलियम है, उसका फायदा ईरान की जनता को होना चाहिए। तो उनकी सरकार को CIA ने एक ऑपरेशन करके, एप्स्टीन गैंग ने एक ऑपरेशन करके उसका तख्ता पलट किया, और शाह रजा पहलवी जो एप्स्टीन गैंग के मेंबर थे उनको वहां का राजा बना दिया, जिसको ईरानी रेवोल्यूशन, जो इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें आयतुल्लाह खमेनी साहब ने इस एप्स्टीन गैंग के मेंबर को निकाल खदेड़ा और ईरान में अपनी सरकार बनाई, जनता की सरकार बनाई 1979 से। इस बीच में आप सब जानते हैं कोरिया का क्या असर किया, कोरिया के 2 टुकड़े कर दिए। वियतनाम में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। सब वही एप्स्टीन गैंग चला आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, जिन्ना साहब RSS के लोग, ये सब वही गैंग तो है। अब उनकी परतें खुल रही हैं धीरे धीरे, उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। तो वियतनाम में क्या किया, वियतनाम से खदेड़ा गया इनको, फिर इन्होंने लीबिया में क्या किया, इराक में क्या किया, सीरिया में क्या किया, अभी लेटेस्ट वेनेजुएला में क्या किया इसी एप्स्टीन गैंग ने। ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं हम ले लेते हैं, मतलब डेनमार्क की एक वो कंट्री का हिस्सा है, हम ले लेते हैं इसे। स्पेन के पेड्रो सांचेस जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बहादुर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये इलीगल वॉर है, हम इसमें आपको अपने देश को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा हम कभी भी कर लेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टाइमर ने, जिन्होंने मना किया कि मैं इस गैर कानूनी युद्ध में, शुरू में मना कर रहे थे, अब वो भी थोड़ा ढुलमुल रवैया कर रहे हैं, तो उनको क्या बोला, इज नो चर्चिल, उनको गालियां देनी शुरू कर दी। ये रवैया है। ईरान के अंदर क्या होगा ये हम तय करेंगे, एप्स्टीन गैंग तय करेगा। ये भारत के अंदर, भारत रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, ये कौन तय करेगा, एप्स्टीन गैंग। ये इनके कार्रवाई है। और खमेनी साहब ने किस मुल्क के किस व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत काम किया आज तक बता दें, या ईरान की रजीम ने एक भी मुल्क के साथ जाके ये काम किया कि तुम अपनी जगह पे ये नहीं करोगे, हम करेंगे, हम तुम्हारा पेट्रोलियम ले लेते हैं, वेनेजुएला का पेट्रोलियम ले लेते हैं, ग्रीनलैंड पूरी जगह ही ले लेते हैं हम, ऐसा कहीं भी बोला है? भारत जैसे बड़े देश के साथ इतनी जरूरत है कि वो हमें परमिशन दे रहे हैं रशिया से पेट्रोल खरीदने की। मतलब भारत, मुझे शर्म आती है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हमें अमेरिका की परमिशन चाहिए अपने देश का हित करने के लिए, मतलब सस्ता पेट्रोल खरीदने के लिए हमें अमेरिका की परमिशन चाहिए, एप्स्टीन गैंग की परमिशन चाहिए। तो अब इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है ना, विपक्ष जो है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, तमाम लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अभी सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, कोई मजम्मत किसी तरीके के करना ईरान को लेकर के, अमेरिका को लेकर। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ। एप्स्टीन गैंग के कनेक्शन जिससे होंगे वो खुल के सामने नहीं आएगा, मैं तो आपको खुले में बता रहा हूँ, खुले एकदम ओपन। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स देके बताए, तथ्यात्मक रूप से बताया ना, इसके बावजूद भी आप मुझे सीधी सीधी बात का ये जवाब दे दीजिए, अमेरिका कौन होता है भारत को इजाजत देने वाला कि हम रशिया से पेट्रोल खरीद सकते हैं? ये क्या है, क्या है ये? तो इसी चीज पर तो अमेरिका कह रहा है कि भाई ईरान जो है सुपर पावर बनने जा रहा है, वो जो है परमाणु बम बना रहा है, इसलिए जो है हम उसको रोकना चाहते हैं, आजाद कराना चाहते हैं वहां की जनता को। इसको कहकर इस सवाल को लेकर के उसने जो है वहां पर हमले करने शुरू कर दिए, जो और कह रहा है कि मतलब अब इमाम अली खामनेई से जो है हमने ईरान को आजाद करा दिया। मैं कह तो रहा हूं, जो गुनाह जिसका ये एप्स्टीन गैंग इल्जाम लगा रहा है कि आगे जाके वो ऐसा कर सकते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, ईरान से, भारत से लेके, कोरिया से लेके, वियतनाम से लेके, साउथ अमेरिकन कंट्री, वेनेजुएला देख लो, अर्जेंटीना देख लो, उरुग्वे देख लो, सब जगह। अभी क्यूबा पे हमला करने की बात कर रहे हैं, तुर्की पे हमला करने की बात कर रहे हैं, तुर्की पे भी तो बोल रहे हैं अगला नंबर जो ये एप्स्टीन गैंग है इजराइल का,
वो बोल तो रहा है अब तुर्की पे हमला ईरान के बाद। तो ये काम ईरान करेगा आगे जब उसके पास परमाणु बम आ जाएंगे। ये लोग तो ये काम कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? पिछले 70 सालों से कर रहे हैं। तो जिस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद ये आगे कर सकता है, ये तो सब काम कर रहे हैं ना। परमाणु बम का इस्तेमाल एप्स्टीन गैंग ने नहीं किया, जापान के खिलाफ किया है ना, किसी और कंट्री ने नहीं किया। इजराइल के पास परमाणु बम है ना, और उसके ऊपर यूएन के कितने रेजोल्यूशंस हैं, वो उसके ऊपर लगेंगे ही नहीं। ये इंसाफ है। जिस तरह जो है प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में, अलग अलग जगहों पर इमाम अली खामनेई के हिमायत में उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको लेकर के प्रोटेस्ट भी किए गए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। दिल्ली में जो है आज कई जगहों पर प्रदर्शन होना था, अलग अलग जगहों पर। दिल्ली पुलिस इस चीज की परमिशन नहीं दे रही है, क्या वजह मान रहे हैं आप इसकी? अभी बताया तो, एप्स्टीन गैंग का दबाव, एप्स्टीन गैंग का दबाव, या कुछ और वजह है? मुसलमान जो है बोलने से कतरा रहा है, मुसलमान बोल नहीं रहा कुछ। वो जो मुसलमान अपने आप को कहता है वो मुसलमान ही नहीं है जो नहीं बोलेगा, क्योंकि हक के साथ जो खड़ा नहीं है वो मुसलमान कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया ना, दो ही तरफ है। जो मुस्लिम होगा या कोई भी अच्छा इंसान होगा, कोई भी अच्छा, से मुसलमानों को भूल जाइए कुछ देर के लिए। मुसलमानों की तो ये रिलीजियस ड्यूटी है कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ की तरफ खड़े रहना अपनी पूरी ताकत से। दूसरे भी जितने धर्म हैं, सब धर्मों में यही जिम्मेदारी है सबकी। तो इस वक्त लाइन खिंची हुई है, कुछ लोग एप्स्टीन गैंग की तरफ हैं, कुछ लोग इस एप्स्टीन गैंग के खिलाफ हैं। सीधी सीधी बात है, जो लोग एप्स्टीन गैंग की तरफ हैं, वो जो उनकी हरकतों को पसंद करते हैं, वो उनकी तरफ खड़े हैं, दूसरे लोगों के ऊपर रोक टोक करेंगे ही। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल साफ साफ बात है। कोई भी चीज डिफेंड की जा सकती है, अगर एप्स्टीन गैंग की, तो बिल्कुल डिफेंड करें ना, उसे आगे आके सामने डिफेंड करें, पता लगे कि ये हमारी और आपकी, सबके बच्चे बच्चियों के लिए इनके मन में है क्या। ईरान ने बहुत सारे इल्जामात लगते रहते कि जी ये अपने आप कुर्बानी नहीं देते, हिजबुल्लाह के लोगों से, लेबनान के लोगों से कुर्बानी दिलवा दी, हमास के लोगों से कुर्बानी दिलवा दी। जनरल सुलेमानी की कुर्बानी से लेके ईरान के प्रेसिडेंट की जिस तरीके से हत्या हुई थी, एक्सीडेंट बताया गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बड़े से बड़े लोगों की, हद तक ये कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी अपनी शहादत आगे बढ़ के शहादत का जाम पिया खुद। उनके ऊपर अब किसी झूठ बोलने का, किसी और को उस राह पे डालने का जिसके लिए वो खुद तैयार नहीं, ये इल्जाम तो लग ही नहीं सकता आप। और ये सुप्रीम सेक्रीफाइस जो दिया है उन्होंने खुद आगे बढ़ के, वो चाहते तो वो भी किसी बंकर में जाके छुप सकते थे, जैसे कि एप्स्टीन गैंग के सारे लीडर्स बंकर्स में छुपे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि मेरे देश की जनता के पास कोई इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, तो मैं भी कोई प्रोटेक्शन नहीं लूंगा, मैं भी अपने घर में वहीं रहूंगा। अगर अल्लाह ताला ने मेरी शहादत लिखी है तो वो मैं कबूल करूंगा। और आने वाले लोगों ने भी सुप्रीम सैक्रिफाइस के बाद, सुप्रीम लीडर के भी, क्या वो एक कदम भी पीछे हटे हैं? तो एक चीज तो तय हो गई है, जब तक कोई और मुस्लिम देश या कोई और मुस्लिम लीडर इससे ज्यादा बढ़कर कुर्बानी नहीं देता, मुस्लिम कम्युनिटी के एक ही लीडर है और वो इस वक्त ईरान है, और वहां की लीडरशिप है। मुस्लिम कम्युनिटी में लीडरशिप की अब कोई डिबेट ही नहीं है, जब तक इमाम खुमैनी से ज्यादा कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, ईरान से ज्यादा बड़ी कुर्बानी अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के ऊपर जो ये डर और भय का माहौल है, ये ईरान की वजह से खत्म हो रहा है। अब भारत भी, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं इस टाइम। अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री इस समय होता तो चाइना, और देखिए अमेरिका एक डूबता हुआ साम्राज्य है और चाइना उठता हुआ, इस सब के बीच में पूरी दुनिया चाइना से भी उतनी खुश नहीं है, क्योंकि चाइना का भी जो मॉडल है ना, वो भी वैसा ही है, वैसा ही दोहन करने वाला है जैसा अमेरिका का। तो अगर भारत में कोई अच्छा प्रधानमंत्री इस समय होता, अच्छी लीडरशिप होती, तो सारा अफ्रीकन कंट्रीज, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सारा जो ग्लोबल साउथ है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, इस वक्त भारत से अपनी सारी चीजें, सारा व्यापार, सारी चीजें खरीदते, भारत से अपनी इंडस्ट्री लगवाते। लेकिन अफसोस दर अफसोस के इस समय भारत का कोई मजबूत लीडरशिप नहीं है। मोदी जी के अलावा अगर कोई भी प्रधानमंत्री, इतना सा भी अच्छा प्रधानमंत्री होता, तो भारत इस समय एक सबसे बड़ी ताकत बन के दुनिया में उभरता, जो मोदी जी की वजह से नहीं हो पा रहा है। और मोदी जी के
संबंध एप्स्टीन से हरदीप पुरी के साहब के थ्रू डायरेक्ट हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। तो ये भारत के लिए भी बड़े दुख की बात है। लेकिन ईरान के बाद अब आप देख रहे हो सब कंट्रीज के, अब सऊदी अरब भी एक तरीके से, कुवैत भी, कतर भी, बहरीन भी, इजिप्ट भी, ओमान भी, ये सब कंट्री के जो आवाम तो देखिए खिलाफ है ही एप्स्टीन गैंग के पूरी तरीके से 100%। आवाम तो अमेरिका की भी एप्स्टीन गैंग के खिलाफ है, लेकिन जो इनकी अभी भी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो भी राहत का सांस महसूस कर रही है कि ईरान की वजह से जो हमारे सर पे ये एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स बैठा रखे थे, ये अब हमारे सर पे से उतर के अपने देश में वापस जा रहे हैं। 70 लाख के करीब अमेरिका के लोग अब ईरान के डर के मारे यहां पे अपनी एप्स्टीन गतिविधियों को छोड़ के वापस जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया को राहत की सांस सिर्फ एक कंट्री की वजह से इस वक्त मिल रही है, वो है ईरान और ईरान की लीडरशिप। इसमें किसी को कोई भी शंका या संदेह होना ही नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब बात करने के लिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने खुल करके ईरान, इजराइल और अमेरिका के अंदर जो ये हालात बने हुए हैं युद्ध के, क्या वजह है और क्यों बने हुए हैं, उस पर अपनी जो है सारी राय और सारे सवालों के जवाब रखे हैं। दिल्ली से समाचार प्लस के OTT प्लेटफॉर्म के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।